नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ध्वनि न्यूज। आज की अर्थव्यवस्था का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऊपर से अमेरिका ने अब टैरिफ भी लगा दिया है और भी हमारे कई सारे सवाल होंगे इकोनॉमिक्स पर, जिनका जवाब देंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रभूषण जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नितिन जी, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले बताइए कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगा दिया है उसके ऊपर क्या आपकी राय है? देखिए, जहाँ तक बात है ग्लोबल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कई जगह पे सैंक्शंस लगाए, कई जगह पे टैरिफ भी लगाए। लेकिन जो भारत के साथ जो उनका बर्ताव है ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज़ है, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो तो पूरे दुनिया में ये कहे फिरते थे, चाहे भारत के भी ऑडियंस को यही पता है कि वो उनके दोस्त हैं। लेकिन सबसे पहले अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया और फिर अमेरिका ने ये कहते हुए कि भारत रसिया से तेल खरीद रहा है, उन्होंने फिर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगा दिया। ओवरऑल टैरिफ 50% हो गया है। और ये जैसे ही 50% का टैरिफ हुआ, अब ये भारत के मार्केट को बहुत नुकसान करने लगा है, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा चीज़ नहीं कि हमारे पास ये सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित रहेगा। क्योंकि अमेरिका जो है इंडिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, तो ये सैंक्शंस कई सारे सेक्टर्स पे लगेंगे, ये जो टैरिफ है, और उसका प्रभाव ये होगा कि लाखों की संख्या में भारत में रोजगार जाने वाला है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रशिया से हम तेल खरीद रहे थे, क्या कुछ इस तरीके की नाराजगी है जो अब ट्रंप भारत के प्रति दिखा रहा है? बात रसिया से तेल खरीदने का है नहीं। अगर हम कहें कि हम सिर्फ रसिया से तेल खरीद रहे हैं तो यूरोप भी रसिया से व्यापार करता है, यूरोप रसिया से तेल खरीदता है, गैस भी खरीदता है। अमेरिका भी जो खुद है कई सारे मटेरियल्स जो हैं और मिनरल्स रसिया से खरीदते हैं। बात ये है ही नहीं। सिंपल बात था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप कई जगह ये चीज़ कहने लग गए कि भारत पाकिस्तान का जंग हमने रुकवाया है। ये कई एजेंसी ये बात कह चुकी है कि उसके बाद नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ़ोन कॉल हुआ जिसमें हीटेड एक्सचेंज हो गए। शायद मोदी जी इस बात से नाराज़ थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकॉनमी को डेड इकॉनमी कह दिया है, और बार बार वो ये चीज़ कह रहे थे कि जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है उन्होंने ही रुकवाया है। तो कहने का ये मतलब ये मिसकंसेप्शन है, मिसकन्फ्यूजन है दो नेताओं के बीच, और जिसका जो परिणाम है वो भारत की महान जनता चुका रही है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को। हम सबसे पहले उठाते हैं टेक्सटाइल सेक्टर। आप जानते हैं भारत का जो टेक्सटाइल का व्यापार है वो 94,800 करोड़ का है। इसमें सिला हुआ कपड़ा आता है, इसमें बुना हुआ कपड़ा आता है। इतना बड़ा मार्केट, लगभग 95,000 करोड़ का मार्केट अब जो है वो खतरे में। दूसरा चीज़, अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, हस्तशिल्प सेक्टर की बात करें, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करते हैं तो उसका मार्केट लगभग 88,000 करोड़ का है। 88,000 करोड़ का मार्केट ही हमारे खतरे में पड़ गया, क्योंकि 50% टैरिफ लग जाने से इसके दाम बहुत बढ़ गए हैं। इंडिया ऑलरेडी वहाँ पे फ्रांस के हीरा के व्यापारियों से या जो इटली के जो इसके जो जेम्स एंड ज्वेलरी के सेलर्स हैं उनसे वो प्रॉब्लम झेल रहा था। इतने अधिक सैंक्शन से जो है हमारा टोटल का टोटल कारोबार ही ठप पड़ने का जो है डर लग गया। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। केवल सूरत में ऐसा डर है कि 15 लाख लोग का रोजगार चला जाएगा, मुंबई में लगभग 50,000 लोग का, और जयपुर में लगभग 35,000 लोग का। मतलब मैं जो ये आंकड़ा बता रहा हूँ, लगभग 16 लाख लोग का तो सिर्फ इसमें रोजगार को खतरा है। मैं एक बार नालंदा गया था अप्रैल के महीने में, और वहाँ पे मुझसे एक व्यक्ति मिले। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते थे। मैंने उनसे कहा कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाने से पहले आप क्या करते थे? तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो डायमंड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम करते थे सूरत में। हमने कहा फिर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? तो उस पर उनका कहना था कि सर, रसिया यूक्रेन का वार हो गया था, रूस पे सैंक्शन लग गया था, रसिया ने चीज़ें खरीदने मना कर दिया था, जिसके कारण हम इतने बड़े खतरे में पड़े और हमारा रोजगार चला गया। अब आप बताइए, जहाँ पे लाखों लोग के रोजगार खतरे में है, और सबसे मुख्य बात कि भारत सरकार अभी इनको राहत देने के लिए कुछ नहीं कर रही। अभी तक कोई रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जैसे कोविड के टाइम हुआ था। चाहे वो कारपेट के व्यापारी हो, चाहे वो हनी के व्यापारी हो, चाहे कारपेट्स की आप बात कर रहे हैं तो जो वस्त्र का उद्योग है वो भी खतरे में है। और एमएसएमई के बारे में बताइए कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, सब कुछ यहाँ पे लघु उद्योग खोलने की बात चल रही है, अलग से एक मंत्रालय बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी सक्सेसफुल क्यों नहीं है हम लोग? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है एमएसएमई के बारे में, और मैं भारत के तमाम जनता को ये चीज़ पता होना चाहिए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसका भारत का एक अपना बहुत रोल है। मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो है सिर्फ वही प्रोवाइड करता है। आपको पता होगा भारत में जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है वो सिर्फ 5 करोड़ लोग को रोजगार देता है। भारत की आबादी 142 करोड़ है, तो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग रोजगार में है वो किस में है?
चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स हम लोग जिसको मानते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी बार बार इसका जिक्र करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इसका कमर तोड़ दिया। अगर हम चाहते हैं कि भारत में माइक्रो यूनिट जिंदा रहे, स्मॉल यूनिट जिंदा रहे, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अपना व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा, सरकारें कितना क्रेडिट दे रही है, क्या वो अपना लोन चुका रहा है, क्या उसको सही अमाउंट में लोन मिल रहा है। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले एक व्यापारी ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सुसाइड कर लिया। उनका कहना था कि वो एक व्यापार करना चाह रहे थे, वो 50 लाख का लोन मांग रहे थे, जिसमें उनको 25 लाख का घूस ही मांग रहा था। कहने का ये मतलब, अगर आप इस सिस्टम को नहीं ठीक करेंगे कि अगर कोई व्यापारी ने कुछ पर्टिकुलर उद्योग खोला है और अगर उसको क्रेडिट की जरूरत है, हम उसको अगर क्रेडिट सप्लाई नहीं करेंगे, भारत में ये व्यवस्था चलेगा नहीं। अभी जो नरेंद्र मोदी का जो कुल पॉलिसी जो हम देख रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर कॉर्पोरेट्स को बड़ी मात्रा में प्रॉफिट दिया जा रहा है। मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, 18-19 में 2,54,000 करोड़ का कॉर्पोरेट लोन माफ हो गया। उसके बाद 1,58,000 करोड़ का कॉर्पोरेट लोन। आप इतने बड़े संख्या में लोन माफ कर रहे हैं, 2,54,000 करोड़ का, 1,58,000 करोड़ का। इतने ही पैसा का अगर आप छोटे उद्योग को क्रेडिट दे दिए होते, तो चाहे वो भदोही का कारपेट इंडस्ट्री हो, चाहे वो आगरा का लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे वो मुरादाबाद का जो है कारपेट इंडस्ट्री हो, कहने का मतलब जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि सरकार उनको क्रेडिट किस टाइम पे दे रहा है। मैं एक आंकड़ा आपको बिहार का दे रहा हूँ। हमारे बिहार में टेक्सटाइल सेक्टर में भागलपुर है, बहुत जगह पे, लेकिन कुछ जगह सीमेंट फैक्ट्री है, लेकिन पूरे बिहार में इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा क्यों है? और इसीलिए हमारे बिहार से लोग को 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के नहीं जगह जगह घूमना पड़ता है, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बॉम्बे हो। क्यों? यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम का कोई प्लान ही नहीं है कि अगर किसी व्यापारी के पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट उसको कितना फंडिंग देगी। जी चंद्रभूषण जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं कांग्रेस पार्टी में, और देश को जब जरूरत थी तब एक संबल देने का काम किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेटेजी हैं जो कांग्रेस के पास हैं और वो आगे जाके इम्प्लीमेंट करेगी तो जनता को फायदा होगा? देखिए, मैं तो सबसे पहले इस बात से बहुत लकी खुद को महसूस करता हूँ कि मैं वैसे पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ जिसने 1991 में जब क्राइसिस आया तो उसने भारत को उबारा। बात 1991 का नहीं है। जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू को जो देश मिला, उस वैसे देश उनको मिला जिसका कि ग्रोथ रेट पिछले 50 साल से या तो निगेटिव था या तो जीरो था। और प्रमुख अर्थशास्त्री अमर सेन ने एक बार अपने किताब में लिखा है कि नेहरू का जो 17 साल का जो राजनीति है, उसमें उन्होंने भारत का ग्रोथ रेट लगभग 3 से 3.5% रखा। किसी भी कंट्री का जो उसको इस स्टेज से वो एक शानदार परफॉर्मेंस था। फिर इंदिरा जी आई, फिर राजीव जी आए। हमने राजीव जी के आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हमने बहुत अधिक काम किया। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर बने, हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया, भारत के मार्केट को दुनिया के लिए खोला और दुनिया से जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगाया, FPI मंगवाया, और तब जाके विदेशों से कंपनी ने भारत में निवेश किया। देखिए, आपको किसी भी देश में अगर निवेश चाहिए तो उसमें बहुत सारे चीज़ों पे काम करने की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आपके पास एक ऐसा वर्कफोर्स होना चाहिए कि बाहर की कंपनी आके यहाँ पे जो है आपको पैसा लगाए। प्लस ये सिर्फ ये कह देने से कि हमारे पास सिंगल विंडो क्लियरेंस का काम नहीं होता। आप चाइना का एग्जांपल देखिए। चीन में जो अगर आप प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बात करें, वो सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करते हैं तो वहां है सिंगल विंडो क्लियरेंस। एक फाइल जाता है और एक फाइल सारे चीजों को पार करते हुए कुछ टाइम में, माने 1 महीने 2 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाता है। आज भी भारत में ये रेट टेपिंग पूरे एक्सट्रीम लेवल पे है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या उनके ऑफिसर्स की तरफ से हो। किसी को भी काम करवाने के लिए PMO जाना पड़ता है। मैं रघुराम राजन जी की बात कर रहा हूँ, एक बहुत फेमस अर्थशास्त्री है। उन्होंने कहा कि आज ऐसा सिस्टम हो गया है कि कोई मिनिस्टर के पास पावर नहीं है, 1-2 छोड़ के, कोई भी काम करने के लिए उनको जो है PMO का वेट करना पड़ता है। जब एक मिनिस्टर को कोई काम करवाने के लिए PMO का वेट करना पड़ेगा तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक पार्टिकुलर कॉर्पोरेट को लोन पास कराने में, उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ये करने में, प्लस कोई एक चीज तो होता नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट खोलेंगे या कंपनी खोलेंगे तो दुनिया भर का आपको व्यवस्था करना होगा। आप समझ लीजिए कि उनको कितना टाइम लगता होगा। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे चंद्रभूषण जी। मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, बहुत ही आखिरी मोमेंट है और ये बात कहना बहुत जरूरी है। भारत के तमाम जनता को ये चीज पता होना चाहिए कि अभी हमारे देश में क्रोनिक कैपिटलिज्म बहुत हावी है। ऐसा ये हाल हो गया है कि पिछले 6 साल में मिलियन से ऊपर लोग, वैसे लोग जो कि हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल थे। भारत में नेटवर्थ इंडिविजुअल उनको कहते हैं जिनके पास लगभग 10 करोड़ का संपत्ति हो, जो कुछ भी खोल के 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग को रोजगार दे सकते हैं। भारत में बड़े तादाद में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भारत छोड़ के जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इस देश में उनके पास फ्यूचर नहीं है। और दूसरा, उनको एक बात का शक है कि अगर उनका बिजनेस ग्रो किया और अगर कोई पार्टिकुलर कंपनी, कोई पार्टिकुलर ग्रुप जो कि मोदी जी के सपोर्टर माने जाए, अगर उनको पसंद आ गया और अगर उन्होंने नहीं बेचा
तो फिर जबरदस्ती उनके यहाँ रेड करके उनको जो है अपना सामान बेचना या अपना कंपनी बेचने को मजबूर किया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ विशाखापट्टनम पोर्ट का। वहाँ पे एक राजू ग्रुप था जो कि वहाँ पे काम करता था और लगभग उनका 30,000 करोड़ का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट था। गौतम अडानी आप जानते हैं देश के लगभग सभी मैक्सिमम पोर्ट्स उनके पास हैं। वो चाह रहे थे कि ये पोर्ट भी इनको मिले, राजू ने मना कर दिया। गंगावरम पोर्ट का मैं बात कर रहा हूँ और आप जानते हैं उनके मना करने के कुछ ही महीनों में उनके यहाँ रेड पड़ा, सीबीआई का रेड पड़ा, ईडी का रेड पड़ा और बाद में जो है जाके उनको बेचना पड़ गया अपना जो स्टेक है। उसी तरीके से जो मुंबई एयरपोर्ट है वो पहले जीवीके ग्रुप के पास था। बॉम्बे, कोई भी आदमी अपना बॉम्बे एयरपोर्ट का टेंडर क्यों किसी को देना चाहेगा, लेकिन उसके यहाँ भी रेट्स पड़े और आखिरकार उन्होंने भी अपना टेंडर वहां पे छोड़ दिया। कहने का ये मतलब है कि इस देश में जहां पे इस तरीके से व्यापारी डरेंगे कि हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हम उसको बेचे नहीं तो हमारे यहाँ पे रेट्स पड़ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और यही भारत को जो है इतने धरातल में लेता जा रहा है। और सबसे दुख की ये बात है कि भारत अभी कह रहा है कि हमारा ग्रोथ है 7% है, इस क्वार्टर का उन्होंने ग्रोथ रेट कहा। जितने भी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं सब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झूठ बोलती है, क्योंकि आप जानते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत लोगों को जीडीपी का कैलकुलेशन नहीं पता, लेकिन जब भी आप जीडीपी कैलकुलेट करेंगे उसमें आप सब कुछ निकालते हैं कि आपके देश में इन्वेस्टमेंट कितना है, बिल्कुल एक्सपोर्ट कितना है। गवर्नमेंट सारा मेजर्स इधर कमजोर देती है और लोग को झूठा दिखाने के लिए जीडीपी के आंकड़े में फर्जरी करती है। इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि जब भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी, जब राहुल गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर होंगे, हम लोग बहुत सारी वैसे चीजें लाएंगे जिससे कि छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिले, क्रेडिट सिस्टम बने। जैसे चाइना में अलीबाबा ग्रुप ने आके इस तरीके से कर दिया और इतने आसान लोग सब कम टाइम में लोग को लोन देना शुरू किया कि लोग 2-2 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया में जो छोटे छोटे करके, और उसने एक बहुत बड़ा क्रांति लाया जो अलीबाबा ग्रुप है। हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने देश में कई सारी चीजें लाएं ताकि लोगों के पास पैसा हो, और जो भारत का जो सपना है कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री बने जिसके लिए $12,000 पर कैपिटा इनकम चाहिए, हम उसको लाने के लिए जो भी चीज हो सकता है हमारे पास टोटल प्लान है, हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके हम उसे करेंगे और इंडिया की इकोनॉमी को एक वाइब्रेंट इकोनॉमी बनाएंगे। बिल्कुल, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो वाइब्रेंट इकोनॉमी बन के उभरेगी, जरूर उभरेगी। आपको बता दें कि लेकिन अभी जो है वो एक तरीके का व्यापारिक युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। अभी कब खत्म होगा इसका तो फैसला वक्त ही बताएगा। सर, एक तरफ अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, दूसरी तरफ रशिया से व्यापार बढ़ रहा है। एक तरफ जो है वो व्यापारिक युद्ध छेड़ दिया गया है, दूसरी तरफ हमारा मेल मिलाप हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे? नितिन जी, आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भारत और रशिया के बीच व्यापार बढ़ा है, लेकिन मैं भारत की जनता को ये चीज बताना चाहता हूं कि भारत और रशिया के बीच पिछले साल व्यापार $66 बिलियन का था, लेकिन हमने एक्सपोर्ट कितना किया? $4.89 बिलियन। और जो रशिया से जो मैक्सिमम चीज मंगवाए गए वो ऑयल आया है। किसने प्रॉफिट कमाया हुआ है? मैं आपको बता देता हूं, जितने भी भारत में ऑयल आए हैं उसका लगभग 45% मुकेश अंबानी की कंपनी को गया है और एक दूसरी कंपनी जो कि नायरा ग्रुप है उसके पास गया है। ये प्रॉफिट कौन कमा रहा था? भारत की तो किसी जनता को जो है सबको तो 100 लीटर, अभी आप पटना में है 106 रुपये लीटर मिल रहा है। भारत के किसी जनता को उसका प्रॉफिट नहीं हुआ। टोटल का टोटल कुछ कॉर्पोरेट्स को प्रॉफिट हुए और कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भी। मेरा ये कहना है कि जब भारत के पास इतना बड़ा लाइनिंग मार्केट था, इसका टोटल जो है भारत की जनता को ये प्रभाव मिला था। और आप जानते हैं पेट्रोल का, डीजल का अगर कॉस्ट घटता है, बाकी भी चीजों के जो है इन्फ्लेशन कम होते हैं, लेकिन इस मामले में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल फेल्योर रहे और बीजेपी को ये चीज बताना चाहिए ये प्रॉफिट गया किसके पास, जामनगर में जिनके पास प्लांट है उनके पास या नायरा ग्रुप के पास। आम जनता को तो इसका कुछ भी फायदा नहीं मिला। इसलिए अगर हम भारत और रशिया के मित्रता की बात करें, आम जनता को इसका कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं, इनके कुछ पार्टिकुलर कॉर्पोरेट्स ने जिनको उठाया है, जो कि इनको चंदा देते हैं, और इसी तरीके से देश चल रहा है। और मैं आपको नितिन जी आखिरी बात कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ भारत का बात नहीं है। आप हंगरी का एग्जाम्पल देखिए, आप रशिया का एग्जाम्पल दीजिए। आजकल एक कॉमन टेंडेंसी हो गया है कि एक पर्टिकुलर आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो वहां के कुछ ओलिगार्क्स को प्रमोट करता है, कुछ लोगों को प्रमोट करता है ताकि टाइम पे हमको पर्टिकुलर फंडिंग आता रहे, और इस तरीके से देश के लाखों छोटे कारोबारियों का, लाखों लोग जो कि अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उन लोग का ड्रीम्स टूटते हैं और उन लोग का बहुत नुकसान होता है। हम जब हमारी पार्टी आएगी, हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हम इस तरह के जो ओलिगार्क को जो प्रमोट करने का टेंडेंसी है, हम बिल्कुल इसको खत्म करेंगे और आम लोग के सपने को, आम लोग का जो अपनी मानसिकता है, जिस तरीके से वो ग्रो करना चाहते हैं, हम उसको, उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने में जो भी हो सकता है हम वो मदद प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, आम जनता का हित होगा, आम जनता को मदद मिलेगी। फिलहाल व्यापारिक युद्ध जरूर छिड़ा हुआ है, कब रुकेगा ये तो वक्त ही बताएगा। चंद्रभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। नमस्कार।